हेलो फ्रेंड्स, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो इतिहास के बारे में होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमारी क्लास रीट एसएससी आरपीएससी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, इवन आरएएस तक, उन सभी क्लासों के लिए उपयोगी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास की सामान्य जानकारी के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हो हेडिंग, इतिहास की सामान्य जानकारी। तो इतिहास की सामान्य जानकारी, तो इस सामान्य जानकारी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास के अर्थ व परिभाषा। तो अर्थ व परिभाषा हम आज इतिहास की सामान्य जानकारी में देखेंगे, ठीक है। अर्थ व परिभाषा। दोस्तों, इतिहास शब्द आपके लिए नया नहीं है। हम जो है अपने आसपास के वातावरण में इतिहास शब्द सुनते हुए आ रहे हैं। हमने बचपन से इतिहास शब्द सुना है, पर जो हम कहेंगे कि एक विषय के रूप में इतिहास का मतलब क्या है और उसको परिभाषित कैसे किया गया है, उसी को हम आज इस क्लास में समझेंगे। बहुत साधारण है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अर्थ, इतिहास का अर्थ। तो इतिहास जो शब्द है, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री जो वर्ड है या इतिहास शब्द है, वो कहां से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है। तो हम कहेंगे इतिहास शब्द जो है यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, ठीक है। यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। तो अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, सो ऐसा ज्ञान जो हम खोजबीन करके, छानबीन करके और किसी भी महत्वपूर्ण घटना तक पहुंचते हैं और उसके बारे में हम जो है उस घटना को समाज के रूप में, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान के रूप में परिलक्षित करते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान को हम कहते हैं अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। तो यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि एक ब्रिटेन के बहुत ही जो है प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, जिनका नाम था यूएच कार, या कई जगह ये ईएच कार, तो सही नाम होता है ईएच कार। तो ईएच कार यानी कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध इतिहासकार ईएच कार, इन ईएच कार यानी कि एडवर्ड हॉलेट कार की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। तो ईएच कार की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? व्हाट इज हिस्ट्री। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। तो इस व्हाट इज हिस्ट्री में इन्होंने जो है इतिहास की परिभाषा दी है, जो बहुत ही अपने आप में एक सुनियोजित परिभाषा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। इनके अनुसार क्या है? इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच में अनंत संवाद है। यानी कि अनएंडिंग डायलॉग है। जैसे कि आपने देखा, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अतीत और जो है यानी वर्तमान के बीच में अनंत संवाद कैसे है। जैसे मान लीजिए आप किसी परीक्षा में, यानी कि रीट की परीक्षा में आप जो है, यानी कि आपने एग्जाम दिया, रीट किया, और इस रीट के एग्जाम में अगर आप जो है पास नहीं हुए तो आप क्या करोगे कि पिछले एग्जाम में जो गलतियां हुई वो गलतियां हमारे आने वाले एग्जाम में नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करोगे? अतीत में देखोगे, अतीत में जाकर आप देखोगे हमने क्या गलतियां कर दी, जो गलतियां हमको आगे वाले एग्जाम में दोहरानी नहीं है। इसी के लिए तो हम जो है पीछे जाकर अपनी गलतियों को
सुधारते हैं ताकि हमारा वर्तमान जो है सुनियोजित हो और हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो। इसलिए इतिहास क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच में, यानी अतीत और वर्तमान के बीच में क्या है, एक अनंत संवाद है, ठीक है दोस्तों। और एक हम साधारण और परिभाषा देख सकते हैं कि एक बहुत ही साधारण परिभाषा की हम उसमें एक और परिभाषा जोड़ सकते हैं कि इतिहास जो है वो बेसिकली इतिहास प्राचीन से लेकर अब तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है। तो इतिहास क्या है, प्राचीन से लेकर अब तक, यानी आज तक, अब तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है। तो इतिहास क्या है, प्राचीन से लेकर अब तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है। कौन सी घटनाएं, सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का, मतलब कि महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इतिहास में क्या करते हैं, परिलक्षित करते हैं, यानी महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है। यानी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स का क्या है, एक क्रमबद्ध सूचीबद्ध संकलन है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं अब हम किसको कहते हैं, तो महत्वपूर्ण घटनाएं हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जिसका समाज पर असर पड़े, ठीक है, समाज पर व्यापक असर पड़े। तो समाज पर व्यापक असर जिसका पड़ता है, जिस घटना का, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाएं किसी समाज पर पड़े, किसी भौगोलिक स्थिति पर पड़े, किसी राजनीतिक स्थिति पर पड़े, किसी धार्मिक स्थिति पर पड़े, किसी सामाजिक स्थिति पर पड़े, तो ऐसी सारी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं कहते हैं, ठीक है। तो बहुत साधारण है, हम जो है अब कह सकते हैं कि भाई अब हम अगर हम देखें कि इतिहास का अर्थ और परिभाषा की बात अगर हम वापस करें तो अर्थ का मतलब है कि ये एक यूनानी शब्द, ठीक है, यूनानी शब्द जो है हिस्टोरिया, उस हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। तो अन्वेषणों से यानी छानबीन करके, खोजबीन करके जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। और ऐसे ही मैंने बताया कि एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, ये आपके जो है एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार की कौन सी पुस्तक है इनमें से, तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज हिस्ट्री, या इतिहास क्या है, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी जो मेरे नजरिए में सबसे सुंदर परिभाषा है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी परिभाषा दी है, पर हमको जो है एक सुंदर परिभाषा और एक सुनियोजित परिभाषा जो है हमको जो दी है वो E.H. कार ने दी है। और उन्होंने क्या लिखा है, अतीत व वर्तमान के बीच में अनंत संवाद। अब हम देखेंगे कि इतिहास के जनक कौन थे, कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के पिता, इतिहास के जनक कौन थे, तो इतिहास के पिता और इतिहास के जनक देखो कैसे दाढ़ी वाले बाबा है, तो घबराओ मत, इनका नाम क्या है, इनका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। तो हेरोडोटस इनका नाम है। और हेरोडोटस, अब आप कहोगे कि हेरोडोटस कौन थे, तो हेरोडोटस जो है यूनानी इतिहासकार तथा भूगोलवेता थे। कौन थे, यूनानी इतिहासकार तथा भूगोलवेता थे, तो ये यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेता थे। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, वो हम सब लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, वो प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। तो इनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका। अब ये हिस्टोरिका में जो है, हिस्टोरिका क्यों फेमस है, क्योंकि इस हिस्टोरिका बुक में इन्होंने पहली बार
इतिहास शब्द का प्रयोग किया। तो प्रथम बार इतिहास शब्द का प्रयोग करने वाले ये व्यक्ति जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस इतिहास शब्द का प्रयोग किया, तो इन्होंने प्रथम बार इतिहास शब्द का प्रयोग किया इसी बुक में, शब्द का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं कि अब कोई व्यक्ति अपने आप को इतिहास का जनक तो नहीं कह सकता है, ठीक है। मैं यहां खड़ा होकर और बोल दूं आपको कि मैं ही इतिहास का जनक हूं, तो ऐसा तो है नहीं। फिर इन्होंने किसने इतिहास का जनक कहा, किस आदमी ने इनको इतिहास का जनक कहा, या इन्होंने खुद ने तो नहीं बोला कि भाई मैंने तो हिस्टोरी का लिख दी, अब मैं ही इतिहास का जनक हूं। ऐसा क्लेम करने वाले हिंदुस्तान में तो फिर भी मिल जाते हैं, ठीक है, बाहर भी मिल जाते हैं, पर इन महाशय ने नहीं किया। तो इनको जो है इतिहास का जनक कहने वाले कौन थे, तो इनको इतिहास का जनक कहने वाले एक रोमन दार्शनिक, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक रोमन दार्शनिक, यानी जिनका नाम क्या था, सिसरो, रोमन दार्शनिक जिनका नाम था सिसरो, ठीक है। तो इन सिसरो ने क्या किया, सिसरो ने इनको इतिहास का पिता बोला। तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा। ठीक है दोस्तों, तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि इतिहास के जनक, अगर आपका एग्जामिनर ये पूछ ले इतिहास के जनक कौन थे, तो इतिहास के जनक आप कहोगे कि हेरोडोटस, ये दाढ़ी वाले बाबा ही इतिहास के जनक थे, ठीक है। पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो हम कहेंगे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो हिस्टोरिका थी, ठीक है। ये बुक हिस्टोरिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इसी हिस्टोरिका में इन्होंने पहली बार क्या किया, इन्होंने पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब इनको इतिहास का जनक किसने कहा, तो एक रोमन दार्शनिक जिसका नाम था सिसरो। तो इन्होंने इतिहास का क्या कहा, पिता कहा, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। नाउ कम टू द, अब हम जो है चौथी स्लाइड में बात करते हैं कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या है हमारे पास में, हम कैसे हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हमारे पास में जानकारी जुटाने के स्रोत हमारे पास में क्या क्या है। भाई किसी भी चीज को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, कुछ जो है हमारे पास में माध्यम होते हैं, उन्हीं माध्यम से तो हम किसी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। आप मेरे बारे में जानकारी निकालो, ये तो सोनी एजुकेशन क्लास में जाओगे और आप ये कहोगे कि नारायण महेश्वरी नामक एक व्यक्ति है जो सोनी एजुकेशन में जो है हिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे थ्रू जो है आप यूट्यूब के थ्रू जो है जानकारी निकाली है। तो अब इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है, तो इतिहास की जानकारी के स्रोत दोस्तों हमारे पास में दो है। और पहला जो स्रोत है वो है लिखित साक्ष्य, यानी रिटन एविडेंस। तो लिखित साक्ष्य हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास में औजार। अब हम जब बात लिखित साक्ष्य की करते हैं तो लिखित साक्ष्य को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो एक को हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे को हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। दिखने में ये बड़े बड़े अक्षर दिख रहे होंगे आपको, पर घबराओ मत, बहुत साधारण है ये समझने में, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होते हैं हम। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल जिसमें इंसान को पढ़ने लिखने का अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो उसको जो है अक्षर ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो यानी कि हिस्ट्री का वो काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य, जब हम पढ़ लिख ही नहीं सकते हैं, तो हमारे पास में लिखित दस्तावेज नहीं थे। तो हमारे जो पूर्वज जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल में जो है इंसान को जो है लिखने का ज्ञान नहीं था,
तो यहां पर हमको क्या मिलता है, लिखित साक्ष्य का अभाव मिलता है। क्या मिलता है, लिखित साक्ष्य का अभाव। तो हमारे पास में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य का अभाव। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में दूसरी चीज कि लिखित साक्ष्य का अभाव। अब हम बात करते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इतिहास का वो काल जब हमारे पूर्वजों को लिखना पढ़ना का ज्ञान था, पर हम जो है उसको अब तक पढ़ नहीं पाए। हमको वो ज्ञान नहीं है कि हम उनके अक्षर, उनके द्वारा लिखे गए अक्षर को, उनके द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ लें। तो इसलिए हम कह सकते हैं लिखित अवशेष तो है हमारे पास, पर हम पढ़ नहीं पाए। तो हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य पर पढ़े नहीं जा सके। तो पढ़े नहीं जा सके यानी कि हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और ऐतिहासिक काल, इतिहास का वो काल या वो कालखंड जिसमें हमारे पास में लिखित साक्ष्य भी है और जिसको हम जो है पढ़ भी पा रहे हैं और पढ़ने में हमको सफलता भी मिली है। तो हम कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य और जिसकी जानकारी उपलब्ध है हमारे पास में। तो लिखित साक्ष्य, जानकारी उपलब्ध, कारी उपलब्ध। ठीक है। तो लिखित साक्ष्य और जानकारी उपलब्ध है हमारे पास में। तो ऐसा इतिहास के 3 कालखंड हमने लिखित साक्ष्य में डिवाइड किए हैं या हमने भाग किए हैं। तो पहला विभाजन हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐसा काल जिसमें हमारे पास में लिखित साक्ष्यों का अभाव है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल यानी कि लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़े नहीं जा सके। दोस्तों मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है। वो प्रतीकात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है और उस लिपि को आज तक हम जो है इतिहासकार उसमें जो है कोशिश में लगे हुए हैं। कई सालों से कोशिश की जा रही है पर अब तक हम जो है उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा, आप में से ही कोई एक स्कॉलर आएगा और उसको पढ़ लेगा तो हम कहेंगे फलाना XYZ ने जो है भारत के एक बड़े स्कॉलर इतिहासकार ने ऐसा काम कर दिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जैसे आपने देखा कि लिखित साक्ष्य है और उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं औजारों की, ठीक है, तो जब हम औजारों की बात करते हैं तो औजारों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक पत्थर से निर्मित औजार और एक जो है हम कह सकते हैं धातु से निर्मित औजार। ठीक है। तो पत्थर से निर्मित औजार और धातु से निर्मित औजार। पत्थर से निर्मित जिसको हमने कहा पाषाण और एक हम कहेंगे धातु से निर्मित यानी कि मेटल से निर्मित। ठीक है। और इन्हीं पाषाण काल को यानी कि हम पत्थर के औजारों की बनावट के आधार पर और उनके जो है आकार के आधार पर हमने इनको क्या बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है। तो पत्थर काल को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि पत्थर काल को हमने कितने भागों में बांटा, उनकी बनावट और आकार के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। एक को हम कहेंगे पूरा पाषाण काल, दूसरे को हम कहेंगे मध्य पाषाण काल और तीसरे को हम कहेंगे नवपाषाण काल। अब हम बात करते हैं धातु की। ठीक है। तो धातु को हम कह सकते हैं कि धातु को हमने जो है 3 भागों में बांटा। तांबा, ठीक है, तांबा, कांसा जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है, इसको कहते हैं कॉपर और इधर हम कहते हैं लोहा यानी कि आयरन। अब आप दोस्तों एक बात ध्यान रखना और ध्यान देने योग्य बात है,
भारत में जो आर्यों का आगमन होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको जो है इतिहास के बारे में एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं, जिसमें मैं मोटे तौर पर इतिहास का विभाजन आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से, शांति से, ध्यान से आप देखिए कि भारत में जो आर्यों का आगमन है, ठीक है, वो किन दो काल के बीच में हुआ। तो आपको कि कांसा और लोहा युग के काल में, इसके बीच में भारत में क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्यों का आगमन जो भारत में होता है कांसे और लोहे के काल के बीच में होता है। अब आपने देखा कि यहां से एक अपना सवाल बहुत सही हो जाता है, जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा है हमारी, उनमें पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा, ठीक है, कि मानव द्वारा जो प्रयोग में लाया गया पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। आप देख रहे हो तांबा, ठीक है। तो और जहां से, अब इसका एक एग्जांपल, जैसे हमने प्राग ऐतिहासिक काल देखा, आदि ऐतिहासिक काल देखा, ऐतिहासिक काल देखा। तो आदि ऐतिहासिक काल में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बताई। तो यहां पर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि ऐसा स्थल जहां पर जो है खुदाई करने पर, उत्खनन करने पर सिर्फ तांबे के औजार मिले, तो हम ऐसी जो है स्थल को कोई ना कोई नाम देते हैं। तो जहां पर सिर्फ तांबे के ही औजार मिले, तो उस स्थल को हमने कहा कि ये ताम्र जो है युगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता। तो जहां सिर्फ तांबे के ही औजार मिले, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि सीकर की एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता जो है नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर, यहां पर खुदाई करने पर, उत्खनन करने पर नीचे जमीन में जो है तांबे के औजार मिले, इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम क्या दिया, ताम्रपाषाण, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या दिया, ताम्रयुगीन सभ्यता। कांसे में आपने देखा होगा कि कांसे का एक एग्जाम्पल जो आप सब लोग जानते हो, मुझे पता है दोस्तों, जानते हो कि नहीं जानते हो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हो, कांसे का एक एग्जाम्पल है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो अगर आपका एग्जामिनर ये पूछे सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कौन सी थी, तो आप कहोगे कांस्य युगीन सभ्यता। लोहा युगीन थी, ताम्र युगीन थी, पाषाण युगीन थी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो मैं यहां पर एक लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और वैदिक काल के समय हमें लोहा मिलता है भारत में, ठीक है, अतरंजी खेड़ा में मिलता है। जो हम बात करेंगे यूपी के एटा जिला में अतरंजी खेड़ा में पहली बार साक्ष्य मिलते हैं 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूं। तो 1000 ईसा पूर्व का काल होता है वैदिक काल, इसलिए इसको हम कह सकते हैं लोहा हमें कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में। तो दोस्तों आज हमने इतिहास विषय के बारे में सामान्य जानकारी ली और इतिहास से संबंधित कुछ हमने परिभाषा और अर्थ के बारे में पढ़ा। बाकी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए।